जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग आयरन यंत्र की जो त्रुटियां होती है, एरर होते हैं। तो चल लौह यंत्र में कुछ त्रुटि होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम लॉस किए। तो यहाँ पास हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एरर, तो इसमें एरर जो होती हैं, त्रुटियां होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरी चीज़ ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। चूँकि मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम इससे पहले की क्लास में कवर कर लिए हैं, उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसको इसमें हमको कवर करना है। इसके बाद फिर हम एक नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। इस यंत्र में जो त्रुटि होती है, तो पहली त्रुटि हो गई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जिक्र किए थे पहले, लेकिन उसको अब हम विधिवत समझते हैं। जो इक्विपमेंट में यहाँ पास बहुत सारी त्रुटियाँ आ रही हैं, उन टॉपिक को लेंगे और उन टॉपिक की विवरण को, डिस्क्रिप्शन को हम समझेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पास हम लिखें पथभ्रष्ट या भटका हुआ चुंबकीय क्षेत्र या अवांछनीय चुंबकीय क्षेत्र, इसी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो इतने तरीके से आपको इसका नाम दे सकता है: पथभ्रष्ट, भटका हुआ चुंबकीय क्षेत्र, अवांछनीय चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश मीडियम में है आप तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, या कई बार आपको दे देता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को ही हिंदी में लिख के दे देगा इंग्लिश के ही नाम को। तो इसका मतलब क्या हुआ? पथभ्रष्ट मतलब अपने पथ से, रास्ते से जो भटक गया हो, भ्रष्ट हो गया, जिसको जाने का उस रास्ते में नहीं है तो उस रास्ते में जा रहा, भ्रष्ट पथ पे जा रहा। भटका हुआ का मतलब सीधा सा अर्थ समझ में आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भटका हुआ। अवांछनीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ना चाहते हुए भी वह आ गया है उस रास्ते में, तो उसको अवांछनीय चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पास जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उस यंत्र में हम देखे थे यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, एक हमने इसके ऊपर लगा दिए थे क्या, सुई को। अब यहाँ लोह के टुकड़े को हमने ऐसे लगा दिया था, लोह का टुकड़ा जो हमारा कुछ इस प्रकार से हमको दिखता था। यहाँ पास इस कुंडली, जो यह वाली कुंडली होती है, मूविंग सिस्टम की कुंडली होती है, इस कुंडली पर एक हम दूसरे लोह के टुकड़े को लगा दिए थे, जहाँ N और S ध्रुव हमने उत्पन्न कराया था। अब ये जो यहाँ पास है आपका पॉइंटर कहें तो सुई, इस सुई के घूमने के लिए क्या होता है, यहाँ से चुंबकीय जो धारा प्रवाहित होती है, आई होती है। यह धारा जो प्रवाहित होगी इस कुंडली में, तो इसके संपर्क में यहाँ पास से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं इस छोटे से लौह के टुकड़े के संपर्क में आती हैं और इसको पोलराइजेशन कर देती हैं N और S ध्रुव में। तो यहाँ पास जो ये चुंबकीय बल रेखाएं जात रही होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पास जा रही होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं, इसकी जितनी एम्पीयर की धारा जा रही है, 2 एम्पीयर की मान लेते हैं, तो 2 एम्पीयर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और 2 एम्पीयर की यहाँ पास धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके यहाँ पास ये जो पॉइंटर है, तो 2 एम्पीयर को दर्शा रहा है।
अब यहाँ पास ये चुंबकीय क्षेत्र इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कोई यदि बाहर से भटका हुआ चुंबकीय क्षेत्र आ गया और इस चुंबकीय बल रेखाओं के साथ संपर्क में आकर इसके साथ में जाएगा, तो ये तो बाहर से आया है, तो इसके जो पॉइंटर है इस पॉइंटर में क्या करेगा, यह पॉइंटर को यह गलत मार्ग भटका देगा। तो 2 एम्पीयर की धारा ना उत्पन्न करके उससे ज़्यादा एम्पीयर की धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और यह ज़्यादा रीडिंग दिखा देगा, मतलब रीडिंग में यह त्रुटि ला देगा। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं पहले भी बता चुका था, एक बार मैंने फिर से, इसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ये त्रुटि आती है, तो इसमें बताना यह ज़रूरी था। तो फिर हमको इसके उपाय को क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ तो हमको उपाय सोचना पड़ेगा कि भाई इसको हम क्या करें। तो इसके लिए हम करते यूँ हैं कि जो यह चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आ रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र को हम बाहर से जो आ रहा तो उसको हम एक ऐसा रास्ता दे देंगे कि वह उसी में परेशान रहे, उसी में भटकता रहे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, किसमें अच्छी तरह से प्रवाहित होता है, वो होता है ढलवा लोहा। तो ढलवा जो लोहा होता है, तो लोहा की जो परमिएबिलिटी होती है वो उच्च होती है। इसके वजह से उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा। तो इस जो यंत्र है, इस यंत्र के ऊपर हम इस यंत्र को यहाँ पास एक इस तरह ढलवे लोहे के कवर को हम लगा देंगे। तो जो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो यह बाहर से आया हुआ चुंबकीय क्षेत्र इस लोहे की परमिएबिलिटी यहाँ पास उच्च होती है, तो इसी में क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। यह यंत्र के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पास पूरा क्या है, वायु है। वायु की परमिएबिलिटी अधिक होती है, तो अधिक होने की वजह से इस यंत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा और इस यंत्र को हमारी एरर त्रुटि नहीं पहुँचाएगा, परेशान नहीं करेगा, इसके मूविंग पॉइंटर को इसको भटकाएगा नहीं, पथ से भ्रष्ट नहीं करेगा और अवांछनीय जो बाहर से आ रहा था उसको आने से रोकेगा। तो इसके उपाय के लिए हम क्या किए, यहाँ पास ढलवा लोहा, तो कास्ट आयरन ढलवा लोहा का हमने क्या किया, इसके ऊपर कवरिंग कर दिया, यह कवर लगा दिया। और यह बॉक्स है, एक प्रकार का क्या है, ये बॉक्स है, बॉक्स मतलब पेटी है। तो ये बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर इसको हमने रख दिया। अब आसानी से, आराम से, स्मूथली टाइप से हमारा यह इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये त्रुटि होती है, इस त्रुटि का हमने यहाँ पास उपाय भी कर दिया। अब इसमें हम दूसरी त्रुटि को देखते हैं कि भाई दूसरी क्या त्रुटि होती है इस मूविंग यंत्र में। तो दूसरी त्रुटि को हम ले लेते हैं यहाँ पास शिथिल त्रुटि, हिस्टेरेसिस त्रुटि, हिस्टेरेसिस एरर। तो यहाँ पास लिखेंगे शिथिल त्रुटि। तो ये होता है शिथिल त्रुटि। यदि आप इसका ज़्यादा हिंदी जानना चाहते हैं, कभी कभी इतना हिंदी में दे देता है कि उसका मतलब ही नहीं समझ में आता, तो उस हिंदी को भी आपको साथ में लेके चलना होगा। तो शिथिल त्रुटि को आपको ये भी लिख सकता है चुंबकीय मंदायन। तो चुंबकीय मंदायन भी यह लिख सकता है। तो शिथिल त्रुटि या चुंबकीय मंदायन का मतलब एक ही है, हिस्टेरेसिस त्रुटि या चुंबकीय मंदायन। तो यहाँ पास हिस्टेरेसिस त्रुटि, चुंबकीय मंदायन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या किए, यह लौह का 2 टुकड़े को हमने ले लिया। अब जो 2 लौह के टुकड़े हमने लिया, तो यहाँ से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस लौह के टुकड़े में 2 एम्पीयर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा यह। ओके, अब धारा का मान हमारा होता है क्या, बढ़ जाता है। तो 2 एम्पीयर से जो हमारा धारा का मान है वो कितना हो गया, यहाँ पास अचानक ही 2 एम्पीयर से धारा का मान हो गया 10 एम्पीयर। कितना हो गया, 2 एम्पीयर से हो गया 10 एम्पीयर। तो यहाँ पास चुंबकीय बल जो रेखाएं निकलेंगी वो 10 एम्पीयर की चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय फ्लक्स में आपको मिस्टेक तो नहीं होता। देखिए, आप यहाँ पास ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पास
2 आदमी जा रहे हैं, अभी 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, तो एक एक आदमी को हमने क्या बोल दिया, चुंबकीय बल रेखाएं। एक एक आदमी को हम बोल दिया कि ये एक आदमी है, एक आदमी है, तो इसको बोलेंगे एक चुंबकीय बल रेखा है, 2 चुंबकीय बल रेखा है, 3 चुंबकीय बल रेखा है। तो पूरे को हम एक एक को बोलेंगे हम चुंबकीय बल रेखाएं, या बोलेंगे एक एक आदमी। अब पूरे आदमी को हम इकट्ठा बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि इसको, ये नहीं बोलेंगे कि यह एक आदमी, एक आदमी, पूरे आदमी को हम इकट्ठा बोलना चाहते हैं तो इसमें बोल देंगे आदमी का घनत्व। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, तो घनत्व होता है एक पूरे समूह को मिला के बोलते हैं, तो उसको हम घनत्व बोलेंगे। तो यहाँ पास जो चुंबकीय बल रेखाएं, कई चुंबकीय बल रेखाओं को मिलाकर एक चुंबकीय घनत्व को उसका नाम देते हैं। तो जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, फ्लक्स मतलब जो निकल रही रेखा है, तो उसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो यहाँ पास है तो वो 10 एम्पीयर का उत्पन्न हो गया है। तो 10 एम्पीयर का जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पास जो उत्पन्न, अब 10 एम्पीयर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो इस लोह के टुकड़े में 10 एम्पीयर का जो मैग्नेट स्ट्रेंथ बनेगा, चुंबक बनेगा, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यह जो तत्काल यहाँ पास चुंबकीय बल रेखाएं तो निकल रही, जैसे ही धारा का मान बढ़ा तो चुंबकीय बल रेखाओं का मान भी बढ़ गया, लेकिन इस लोह के जो टुकड़े हैं तो इस टुकड़े में जितनी धारा बह रही उसके अकॉर्डिंग उतना चुंबक बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो यह क्या हुआ कि 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो इसको चुंबक बना के 10 एम्पीयर की धारा का जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो निकल रहा है, जितना चुंबक निकल रहा तो उसको घुमा के सीधे डिफ्लेक्ट करके 10 एम्पीयर पर पहुंचाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, तत्काल ही नहीं पहुंचाया, थोड़ा टाइम लेता है। कुछ टाइम बाद जैसे ही इसने 10 एम्पीयर की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का 10 एम्पीयर की धारा का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया, इसमें चुंबक बना, लेकिन वह कुछ टाइम बाद बना, और कुछ टाइम बाद इसने क्या किया, यहाँ पास 10 एम्पीयर को दर्शाया, लेकिन तत्काल इसने नहीं दर्शाया। ठीक है, अब धारा का मान हमारा ये 10 एम्पीयर है, 10 एम्पीयर की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को इसने बनाया और यहाँ पास दर्शा दिया। अब धारा का मान फिर से क्या होता है, कम होता है। धारा का मान कम हो गया, कितना हो गया, 2 एम्पीयर हो गया। तो अब चुंबक यहाँ पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चुंबकीय बल रेखाएं भाई कम जा रही, तो चुंबकीय जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो 2 एम्पीयर का होना चाहिए, तो यहाँ पास 2 एम्पीयर का होना चाहिए। तो वह उसी वक्त नहीं होता, उसको भी कम होने में क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको भी बनने में थोड़ा टाइम लगा। तो ऐसे में जिस दौरान वह धारा का मान बढ़ता है या घटता है, उस दौरान इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, परंतु वह जो लोह के टुकड़े होते हैं वह चुंबक उसी दौरान नहीं बन पाते हैं। इसके वजह से वह रीडिंग पाठ्यांक में त्रुटि, एरर उत्पन्न करते हैं। तो सीधे से मतलब ये है यहाँ पास शैथिल्य त्रुटि का मतलब, अब शॉर्ट में बोलें तो जो चुंबक का बनना और बिगड़ना है वह तत्काल नहीं हो पाता है। तो चुंबक के बनने और बिगड़ने में समय लगता है, तो उसके वजह से इसमें रीडिंग में त्रुटि आ जाती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई जैसे ही धारा का मान परिवर्तित हो रहा है, तुमको वैसे ही तत्काल चेंज होना है और डिफ्लेक्टिंग को, अपने सुई को डिफ्लेक्ट करा के उसी एम्पियर पर ले जाना है जितनी एम्पियर पर यहाँ पास धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके लिए हम उच्च हाई परमेबिलिटी वाले यहाँ पास हम मटेरियल की यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल की यूज करेंगे। तो जो हाई परमेबिलिटी वाले मटेरियल होते हैं वो होते हैं आपका यहाँ पास निकिल प्लस आयरन के जो हम मिश्र धातु एलॉय को बनाएंगे, यहाँ पास मिश्र धातु को यहाँ पास हम बनाते हैं मिश्र धातु। तो निकिल आयरन के 2 मिश्र धातु लेंगे और उस एलॉय को, मिश्र धातु को हम यहाँ पास बना देंगे। और जो यहाँ पास हमने लौह लगाया है, जो मटेरियल लगाया है पदार्थ, वो मिश्र धातु का होगा। और इस मिश्र धातु को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पास बोलेंगे परम एलॉय बोलेंगे, परम एलॉय। तो इसको हम परम एलॉय बोलते हैं। तो मिश्र धातु जो होती है इसको हम परम एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पास हम परम एलॉय के पदार्थ के मटेरियल को लगाएंगे, जिससे इसकी जो चुंबकीय, जो इसकी
उच्च चुंबकशीलता है, तो उच्च चुंबकशीलता के कारण इसमें जल्दी से अब मैग्नेट बनेगा और बिगड़ेगा भी। तो इससे हमारी पाठ्यांक में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तो इससे हमने यहाँ पास क्या किया, उपाय किया। तो ये हो गई हमारी हिस्टैरिसीस त्रुटि, मंदायन त्रुटि। तो ये दो त्रुटि होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट त्रुटि होती है वो होती है टेम्परेचर त्रुटि। तो तापक्रम त्रुटि को मैं पहले भी जिक्र किया था, लेकिन फिर से एक बार इस इंस्ट्रूमेंट में, आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम कर देते हैं। तो तापक्रम त्रुटि, तापक्रम त्रुटि, टेम्परेचर एरर। तो टेम्परेचर एरर क्या होता है? तो बताया था कि टेम्परेचर एरर जो होता है वोल्ट मीटर में सर्वाधिक होता है, अमीटर में नहीं होता है। यह टेम्परेचर एरर वोल्ट मीटर में होता है। तो वोल्ट मीटर जो यहाँ पास हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये होता है हमारा वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर यहाँ पास हमने लगा दिया, यहाँ लोड को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पास हमने सप्लाई दे दिया। तो वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, और आदर्श कंडीशन में वह अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसके वोल्ट मीटर में जो हमने कॉपर का यहाँ पास वायर लगाया है, उस वायर का जो हम प्रतिरोध देखते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पास कितना है, 10,000 ओम है। कितना है, 10,000 ओम है। ठीक है। अब हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ताप वहाँ का बढ़ गया। तो ताप बढ़ गया तो मान लेते हैं कि 10 सेल्सियस बढ़ गया, यानी 10% बढ़ गया। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 10,000 का 10% हुआ बटे 100, 2 डबल से 2 डबल, तो इसका हुआ 1,000। तो 10,000 का 10% का 10,000 का जो 10% हुआ वो 1,000 हुआ। तो यहाँ पास हम 1,000 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया टोटल हमारा 11,000। तो इसमें 10% जैसे तापक्रम की वृद्धि हुई तो इसका प्रतिरोध हो गया 11,000, मतलब इसमें क्या हुआ, इसका प्रतिरोध बढ़ गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ने से जो मेटल की क्वालिटी होती है वो क्या होता है, यहाँ पास कॉपर की जो क्वालिटी है तो वो टेम्परेचर बढ़ने से तापक्रम बढ़ जाता है। तो जो यहाँ पास टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ गया यहाँ पास, तो फिर प्रतिरोध यहाँ पास क्या हुआ, बढ़ गया, तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। जितनी यहाँ से धारा बहनी चाहिए उतनी धारा नहीं बहेगी, अपेक्षाकृत कम बहेगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया टेम्परेचर के कारण। तो जब धारा कम प्रवाहित होगी तो इससे तापक्रम, इसमें धारा के अनुपाती होता है उसका डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो क्या होगा, कम होगा। इससे हमारी त्रुटि आएगी, तो हमारा वो सही पाठ्यांक नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में हम वायर को लगाते हैं, और ऐसे वायर को लगाते हैं जो जिसका ताप गुणांक क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पास हम इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी इसमें बता रहा हूँ। तो इसका ताप गुणांक क्या होता है, 0 होता है। 0 ताप गुणांक वाला वायर जो होता है हमारा उच्च प्रतिरोध और 0 ताप गुणांक वाला जो वायर होता है वो होता है मैग्नीन। तो वो होता है मैग्नीन। तो मैग्नीन की यह क्वालिटी होती है कि वह उच्च प्रतिरोध का होगा और वह ताप गुणांक ये क्या होगा, यहाँ पास मैग्नीन। तो मैग्नीन का जो ताप गुणांक होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पास जो हम इस वोल्ट मीटर के कॉइल का जो प्रतिरोध रखते हैं वो निम्न रखते हैं, और इसके हम जो श्रेणी क्रम में मैग्नीन वायर जोड़े हैं इसका प्रतिरोध उच्च रखते हैं, वेरी हाई रखते हैं। तो इस वायर को हम क्या नाम देंगे कि यदि तापक्रम त्रुटि को कम करने के लिए हम मैग्नीन वायर को जोड़ दिए तो उस वायर का नाम आपको पूछ लिया, तो उसका नाम स्वयं हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, स्वयं रेजिस्टेंस उसको हम बोलते हैं। ये चीज़ मैं बताया था। तो इसके उपाय के लिए हमने यहाँ पास ये चीज़ कर दिया, तो इससे अब तापक्रम त्रुटि नहीं होगी। तो तापक्रम त्रुटि क्या नहीं होती। तो तापक्रम त्रुटि को कम करने के लिए हम हाई प्रतिरोध के यहाँ पास 0 ताप गुणांक वाले पदार्थ मैग्नीन को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जिसको हम स्वयं रेजिस्टेंस नाम दिए। तो ये तापक्रम त्रुटि से भी हमको क्या मिली, मुक्ति मिली।
अब जो दूसरी त्रुटि है यहाँ पास हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी त्रुटि। तो फ्रीक्वेंसी त्रुटि हम इससे पहले लिखा दिए थे बट उसके बारे में चर्चा नहीं किए थे, तो उसको हम लिखाते हैं कि फ्रीक्वेंसी त्रुटि क्या होती है। तो यहाँ देखेंगे फ्रीक्वेंसी त्रुटि क्या होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी त्रुटि जो होती है, तो इस यंत्र को हम जिस फ्रीक्वेंसी पर क्या करेंगे, अंशांकन करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम इसको डिज़ाइन करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी पर हम इसको चला सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी के मान में परिवर्तन हुआ तो यह गलत रीडिंग वहाँ पास देगा। जिस फ्रीक्वेंसी पर इसको हम अंशांकन किए हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर चलाना है, अदरवाइज़ यह हमको गलत पाठ्यांक देगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पास क्या किया, यदि चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी का मान घट गया बढ़ गया तो इसमें गलत रीडिंग कैसे देगा, इसको हम समझते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पहले तो हम सबसे पहले देखें कि हाँ इसका जो इम्पीडेंस होता है, तो यहाँ पास जो इम्पीडेंस होगा प्रति बाधा होगा। तो इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, R प्लस JX होता है, पता है आपको। अब R बराबर क्या होगा, इसके स्थान पे हम इसका मान क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पे इसका मान हम रखेंगे 2πfL रखेंगे। अब यहाँ पास फ्रीक्वेंसी का मान हमने क्या किया, परिवर्तित किया। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके मान को हमने परिवर्तित किया, घटाया और बढ़ाया, तो इसका जो इम्पीडेंस है वो भी क्या हुआ, बढ़ेगा, यानी परिवर्तित होगा। इसको परिवर्तित करने पर इम्पीडेंस भी परिवर्तित होगा, क्योंकि सीधे ही यहाँ पास क्या है, इसके अनुपाती है, तो इसके मान में परिवर्तन होगा। तो जब इसके मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पास V बराबर क्या होता है, Z होता है। इम्पीडेंस करंट निकालने के लिए ये होता है। तो यहाँ पास जब इसका मान परिवर्तित हुआ यानी बढ़ गया तो करंट का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो Z का मान परिवर्तित होने से करंट का मान परिवर्तित होता है, अर्थात उसमें करंट फिर हमारी जितना बहना चाहिए तो उतना नहीं बहेगी। कब, जब फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होगी तो करंट उतना नहीं बहेगी। तो जो करंट होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वहाँ पास फिर क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, जितना हमको सही रीडिंग चाहिए उतना रीडिंग हमको नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से हमारी होती है यहाँ पास फ्रीक्वेंसी एरर, फ्रीक्वेंसी त्रुटि। अब फ्रीक्वेंसी त्रुटि को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो जो मैंने इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा था, मैग्नीन वायर को जोड़ा था। उस मैग्नीन वायर के श्रेणी क्रम में जो हमने वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में जो मैग्नीन वायर को जोड़ा था, इस मैग्नीन वायर के हम अब श्रेणी क्रम में जोड़ा था, इसको आपको ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में हमने मैग्नीन वायर को जोड़ा, इस मैग्नीन वायर के अब समांतर क्रम में हम एक कैपेसिटर को जोड़ देंगे, एक कैपेसिटर को जोड़ देंगे। और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 41 L/R। सीरीज में इसके जुड़ा है, इस सीरीज रजिस्टेंस के सीरीज में जुड़ा, इस सीरीज रेजिस्टेंस का जुड़ा है, तो यहाँ पास स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कैपेसिटेंस का जो मान होगा तो इतने फैरेड होता है। कितने फैरेड होता है आप वहाँ पास देख लीजिए कितने फैरेड होता है। तो इस कैपेसिटेंस का मान यहाँ पास इतने फैरेड होता है, यहाँ पास लग जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा। तो इतने फैरेड का हम कैपेसिटेंस को लगाते हैं, फैरेड, इतने फैरेड का हम कैपेसिटर को यहाँ पास लगाएंगे। इस कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी इतने फैरेड का होगा। तो इससे हमारी अब फ्रीक्वेंसी त्रुटि नहीं होने वाले। इससे क्या नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी त्रुटि। ये वाली हमारी तीसरी त्रुटि है। चौथी त्रुटि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी त्रुटि। तो यहाँ पास हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एरर, आवृत्ति त्रुटि। तो आवृत्ति जो त्रुटि होती है तो इस प्रकार से उत्पन्न होती है और ऐसे हम इसको समाप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा आवृत्ति त्रुटि। ओके,
तो इतनी सारी हमारी जो त्रुटियां थी, ये मूविंग एमआई आयरन इंस्ट्रूमेंट में, चल लोहा यंत्र में ये त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इस त्रुटि को आपने समझ लिया। अब यहाँ पास हम स्टार्ट करते हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होगा डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं यहाँ पास वो क्या होता है। तो यहाँ पास अब हम नया चीज़ पढ़ने वाले हैं डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम यहाँ से नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, तो ये डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इंग्लिश में भी। डायनमो मापी प्रकार यंत्र। तो डायनमो मापी प्रकार यंत्र है जो, तो इसको हम समझते हैं कि यह कैसे वर्क करता है और कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये हम सबसे पहले बता दें कि जो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है यह एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। यह एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। अब यह जो यंत्र होता है इसका जब दोनों में कार्य करेगा तो आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि इसका जो अंशांकन होता है, कैलिब्रेशन होता है, तो डीसी के लिए क्या अलग होगा और एसी के लिए क्या अलग होगा इसका अंशांकन, ये आपको पता होना चाहिए। अंशांकन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आपको भूल गया हो तो फिर से बता देता हूँ कि जैसे कोई हम यहाँ पास इक्विपमेंट का यदि हम रीडिंग लेना चाहते हैं एम्पियर में, तो आप मान लीजिए एम्पियर में वह रीडिंग ना देकर हमको एमएम में दे दे, तो फिर उसको हम क्या माप पाएंगे, एम्पियर में नहीं माप पाएंगे। वो तो एमएम जो होती है तो लंबाई की भौतिक राशि है, तो एमएम में हम नहीं माप पाएंगे। तो जो प्राथमिक यंत्र होते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट प्राथमिक या निरपेक्ष यंत्र बताया था, उसमें उसकी लंबाई, उसकी जो मापन की मापांक है तो वो कैसे दिया था, एमएम में दिया था। तो उसको एमएम में हम हटाकर फिर क्या किए हैं, द्वितीयक यंत्र में हम उसको करंट को एम्पियर में मापे हैं। तो उसका अंशांकन, यदि जिसको बोलें कि उस अंशांकन का मतलब कि हम यदि करंट को एम्पियर में मापना चाहते हैं तो वह एम्पियर में ही हो, एमएम में ना हो। तो उसको हम बोलेंगे, यदि एम्पियर में है तो उसको हम बोलेंगे कि इसका कैलिब्रेशन हुआ है, अंशांकन हुआ है। तो इस यंत्र का जो अंशांकन है, तो क्या हम एसी में जो यूज कर रहे हैं, जितनी पाठ्यांक जो इसकी मेज़र करने की जो यहाँ पास मेजर करने की जो एमएम है या फिर इसको पैमाना है, तो पैमाना जिस हम यंत्र को डीसी में यूज़ कर रहे हैं वह यंत्र डीसी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एसी में उसी यंत्र को यूज़ करने के लिए क्या उसके पैमाने को चेंज करना पड़ेगा। तो इस पैमाने में यदि हम एसी सप्लाई मापें और चाहे डीसी सप्लाई मापें, जो इसका पैमाना रहेगा तो वही रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि इसका अंशांकन हमको फिर से नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही अंशांकन पर एसी और डीसी सप्लाई दोनों में हम इस पैमाने को, इस यंत्र को यूज करेंगे। तो इसका अंशांकन हमको नहीं करना पड़ता है, एसी और डीसी के लिए अलग अलग, एक ही अंशांकन पर एसी और डीसी को हम यूज करेंगे। तो इस जो पैमाना होता है, इस पैमाने का जो ये यंत्र होता है, तो इस यंत्र का जो ये पैमाना हो गया, तो चाहे हम एसी के लिए यूज करें चाहे डीसी के लिए, पैमाना इसका सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पास जो एसी और डीसी के लिए हम यूज कर रहे हैं एक ही पैमाने को, एक ही कैलिब्रेशन पर, इसीलिए यहाँ पास जो एक ही कैलिब्रेशन पर एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस यंत्र को या फिर ऐसे कह सकते हैं
कि यहाँ पास एसी और डीसी सप्लाई के लिए एक ही पैमाने को कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इस यंत्र की सहायता से हम दूसरे यंत्र का कैलिब्रेशन करते हैं, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो इसको हम ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलें? क्योंकि इसी यंत्र की सहायता से हम दूसरे यंत्र का कैलिब्रेशन करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक ही कैलिब्रेशन पर, एक ही यहाँ पास पैमाने पर हम विदाउट चेंज किए हम एसी और डीसी दोनों में यूज़ करते हैं। तो एक ही पैमाने पर इसको हम एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो आपका मेन परफेक्ट डेफिनेशन होगा वो क्या होगा कि यहाँ पास जो हमने क्या किया, एसी और डीसी में यूज किया, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से दूसरे इंस्ट्रूमेंट का हम अंशांकन करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पास ये क्या है, ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पास ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, तो ट्रांसफ़र इसको हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब इस हम यंत्र का देखते हैं संरचना कार्य सिद्धांत। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। इसमें जो आपका डायग्राम है, तो ये मतलब नहीं हुआ कि डायग्राम आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में आता नहीं, तो आप डायग्राम पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आप समझेंगे वो डायग्राम के सहायता से समझेंगे। तो डायग्राम को आपको देखना है, इसमें से एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आएगा उसके दृष्टिकोण से हम आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन अभी आप ध्यान से इन सारी चीज़ों को आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पास हमने क्या किया, एक कॉइल को ले लिया, यहाँ हमने एक कॉइल को ले लिया और यहाँ पास हमने दूसरी कॉइल को ले लिया। तो ये हो गई दूसरी कुंडली। यहाँ पास जो हम दो कुंडली लिए हैं एक दूसरे के समांतर में रखी है। यह कुंडली आइडेंटिकल है, मतलब जितने मोटाई की, जितने टर्न की, जितना इसका अनुपात है उसके उतने ही अनुपात के, मतलब सेम इक्विडेंट, ये भी उसी लंबाई मोटाई हर चीज़ उतनी ही टर्न की ये भी कुंडली है, एक दूसरे के समांतर में रखी है, तो ये हमने दो कुंडली ले लिया। यह जो कुंडली होती है तो एयर कोर कुंडली होती है। एयर कोर का मतलब हम बताएंगे अभी। एयर कोर कॉइल होती है, एयर कोर कुंडली होती है, जो कैसी होती है, यहाँ पास स्थिर होती है, ये चलने वाली नहीं होती है। यह कुंडली कैसी होती है, स्थिर कुंडली होती है। ये भी क्या है, हमारी एयर कोर कुंडली है, एयर कोर कॉइल है जो क्या करती है, स्थिर रहती है। तो यह भी कॉइल का होती है, स्थिर होती है। अब यहाँ पास हमने एक चल कुंडली को ले लिया, ये दूसरी जो कुंडली है तो ये हमारी चल कुंडली है, और ये चल कुंडली भी हमारी कैसी है, एयर कोर है। कैसी है, यह चल कुंडली भी एयर कोर है। अब इस चल कुंडली को हमने यहाँ पास इस प्रकार से दो इसके निकाल लिए सिरे को, और इन दो सिरों को हम क्या किए, यहाँ पास हमको अब इस कुंडली को देना है क्या, सप्लाई। तो सप्लाई देने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने किसका यूज़ करते हैं स्प्रिंग का। तो यहाँ पास ये हो गया कंट्रोल स्प्रिंग हो गया, तो ये कंट्रोल स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, कमानी, नियंत्रण कमानी। तो सप्लाई देने का भी काम करता है ये और कंट्रोल भी करता है। अब इसको हम करेंगे सप्लाई, इसको देंगे हम सप्लाई। तो यहाँ हम सप्लाई इसको देने के लिए यहाँ से हम इसको कुछ इस प्रकार से इसको हम और पास में से ला लेते हैं, यहाँ से इसको हम देते हैं अब सप्लाई। ये सप्लाई दे दिया स्प्रिंग को, और स्प्रिंग से इस कॉइल में सप्लाई दे दिया। इस कॉइल से सप्लाई को निकाल के हम इस स्प्रिंग को दे दिए, और इस स्प्रिंग से निकाल के हम फिर वापस यहाँ पास ला लिए, और ये सीधे हम किसको दे दिए, लोड को दे दिए। तो यहाँ पास से हमारा लगा है ये लोड, और लोड से हम सप्लाई देकर वापस से हम ला लिए।
तो यहाँ पास हम वो उस सप्लाई को देते हैं जिसको हमको मेजर करना होता है। तो इसकी सहायता से हम वोल्ट मीटर अमीटर बनाएंगे। जिस यंत्र को हमको यहाँ मेजर करना होगा वो यंत्र का जो वैल्यू मेजर करनी होगी वहाँ पास इस सप्लाई को हम यहाँ से इन कराएंगे। ये हो गया हमारा लोड। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये जो कुंडली है ये चल कुंडली है। ये कैसी कुंडली है? इस कुंडली को हम बोलेंगे चल कुंडली, चल कुंडली। तो ये जो चल कुंडली होती है यह भी कैसी होती है? एयर कोर होती है, एयर कोर। तो ये जो चल कुंडली होती है ये भी कुंडली एयर कोर होती है। इस कुंडली के ऊपर हम इस प्रकार से डिफ्लेक्शन कराने के लिए एक पॉइंटर को लगाएंगे और उस पॉइंटर के ऊपर हम यहाँ पास पैमाने को लगा देंगे। तो इस पैमाने को हमने लगा दिया। तो ये हो गई इसकी संरचना, इसकी हो गई संरचना। अब इसको हमको समझना है, इसमें इसकी कार्यविधि को, इसकी कार्यविधि को समझते हैं। तो यहाँ पास हमने जब सप्लाई इसको दिया, एक कॉइल में जब सप्लाई दिया तो इस सप्लाई देने से यह कॉइल क्या हो गई? चुंबक बन गई, चुंबक बन गई, एयर कोर चुंबक बन गई। इस चुंबक के बीच में हमने जो घूमने वाला मूविंग सिस्टम है उस मूविंग सिस्टम को रखा और जैसे ही इस मूविंग सिस्टम में चुंबकीय बल रेखाएँ प्रवेश करती हैं तो यह मूविंग सिस्टम अपने इसमें एक बल लगता है। उस बल के कारण यह अपने बिंदु से, अपने पॉइंट से बाहर की ओर जाने का, भागने का, हटने का क्या करता है? इसके लिए एक जो बल लगता है तो बाहर की ओर भागने का प्रयास करता है, जिससे यह कुंडली क्या होती है? यह मूविंग सिस्टम घूमने लगता है। तो इस प्रकार से इसका सिद्धांत है, जैसे मोटर वगैरह का सिद्धांत होता है उसी प्रकार से इसका सिद्धांत है। तो इसमें ये सिद्धांत हो गया। अब इसकी कार्यविधि को हम समझते हैं कि इसकी कार्यविधि कैसी होती है, एक्चुअली में यह वर्क कैसे करता है। इसमें हम देते हैं सप्लाई को, तो सप्लाई देंगे तो धारा यहाँ पास प्रवाहित होगी, जो धारा को नाम हम देते हैं I1। चूँकि यहाँ पास दो कुंडली है तो यहाँ पास दो अलग अलग धारा हो जाएगी। I1 धारा हम यहाँ से प्रवाहित कराएं तो इस कुंडली से धारा हमारी प्रवाहित हो रही, ये धारा हमारी I1 हो गई और यहाँ से प्रवाहित होकर इस दूसरे कुंडली में जो आइडेंटिकल कुंडली हमने लगाया यहाँ भी हमारी दूसरी धारा प्रवाहित हो गई, यहाँ पास दूसरी धारा प्रवाहित हो गई। अब यदि हम इतने ही वैल्यू के यहाँ पास से धारा ये प्रवाहित करा के हम इस कुंडली कंट्रोल स्प्रिंग में हमारी धारा पहुँच जाएगी, I1 ही धारा हमारी कंट्रोल स्प्रिंग में पहुँच जाएगी। तो कंट्रोल जो स्प्रिंग होता है जो फास्फर ब्रांच की हमने बनाया, तो इस कंट्रोल स्प्रिंग में यदि धारा का मान बढ़ता है, घटता है, तो इसमें ठंडी होगी, गर्म होगी यह स्प्रिंग और इससे इसमें क्या होगा? ब्रिटल होगा, भंगुरता का गुण आएगा और स्प्रिंग जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जब स्प्रिंग टूट जाएगी, आपसे पूछा जाए कि यदि स्प्रिंग टूट गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आपको सीधा ऑप्शन में जो रहेगा कि वह यंत्र काम नहीं करेगा, सीधे आंख बंद करके उसी को लगा देना है। यदि स्प्रिंग टूट गई तो वह यंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रिंग जहां रहेगी वहां उसका काम ही है कि वह सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। तो सप्लाई नहीं जाएगी तो यंत्र काम नहीं करेगा। तो स्प्रिंग टूट गई तो क्या होगा? वह यंत्र काम नहीं करेगा। तो इस यंत्र से हमने धारा को प्रवाहित कराया तो यह ठंडी गर्म होकर टूट जाएगी। तो फिर हमको जितनी वैल्यू की धारा जा रही है उससे कम वैल्यू की धारा यहाँ पास हमको प्रवाहित कराना पड़ेगा, अदरवाइज हम ज़्यादा वैल्यू की धारा प्रवाहित कराएंगे तो स्प्रिंग ठंडी गर्म होकर टूट जाएगी। तो ठीक है भाई, इसको हम कम धारा प्रवाहित कराएंगे, कम एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी धारा आ चुकी है। ये धारा हमारी प्रवेश हुई यहाँ पास कुंडली में, चल मूविंग सिस्टम में, तो यहाँ पास धारा आई और ये धारा हमारी यहाँ से आके इस दूसरे स्प्रिंग से निकलते हुए ये धारा हमारी आ रही और ये धारा हमारी फिर कहाँ आई? ये एक पूरा एक हमको सीरीज देखिए लोड से जाते हुए हमारी यहाँ पास धारा आ चुकी है। तो ये जो कुंडली हमको पूरा दिख रहा है, 3 कुंडली हैं यहाँ पास, 2 स्थिर कुंडली है और एक मूविंग कुंडली है। जो 2 स्थिर कुंडली है एक दूसरे के समांतर में और श्रेणी क्रम में है, लेकिन आपको दिखे तो इसको हम बता दें कि ये तीनों ही कुंडली एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। कैसे? एक कुंडली जो हमारी प्रथम वाली है तो इसको हम देखेंगे कि ये कुंडली हमारी कुछ इस प्रकार से है और जो दूसरी कुंडली है बीच वाली मूविंग सिस्टम की इस प्रकार से है।
तीसरी कुंडली हमारी इस प्रकार से है। तो यह कुंडली एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी है। आपको पूरा यहाँ से धारा कैसे प्रवाहित हो रही है ये पूरा हमने श्रेणी क्रम में दिखा दिया। तो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पास हम जो मूविंग सिस्टम है धारा को कम ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को लगाएंगे। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पास लगा देते हैं प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध को हम यहाँ पास लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये प्रतिरोध हो जाए। अब प्रतिरोध क्या करेगा कि जो धारा हमारी यहाँ से प्रवाहित हो रही थी कुंडली प्रथम और कुंडली द्वितीय से, ये धारा का मान था I1। ये धारा I1 यहाँ से ये प्रवाहित हो रही है और यहाँ तक ये धारा हमारी I1 आ चुकी है। तो ये धारा हमारी I1 यहाँ तक आ चुकी है। अब यहाँ पास प्रतिरोध लगा है तो इसमें जो धारा हमारी प्रवाहित होगी वो धारा का मान चेंज हो जाएगा। चूँकि प्रतिरोध लगा है वो धारा के मान को घटा देगी। तो प्रतिरोध हमारा ये ऐसे लगा है कि ये वाली कुंडली बीच वाली कुंडली है, ये प्रतिरोध जो है तो इस कुंडली के समांतर क्रम में लगा है। कैसे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पास हमने इस प्रतिरोध को लगाया है। धारा का मान जब यहाँ से प्रवाहित होगी धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पास जो प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध का जो मान है वो इस दूसरे चल कुंडली कॉइल के जो प्रतिरोध है उससे भी कम है। तो इसका जो प्रतिरोध है तो कम है और इसका प्रतिरोध अधिक है चल कुंडली का। तो धारा यहाँ से ज़्यादा प्रवाहित होगी, जो ये प्रतिरोध लगाए हैं यहाँ से धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो यह कुंडली में धारा कम प्रवाहित होगी, मतलब ये कुंडली हमारी स्प्रिंग से जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो धारा कम प्रवाहित होगी और स्प्रिंग हमारी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, जलेगी नहीं। तो हमने यहाँ इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को लगा दिया। तो यहाँ पास हम धारा को ला लिए, इसको हम जो इतना घुमा फिरा के बनाए हैं तो इस कुंडली को यदि हम ऐसे लगा दें, यहाँ पास लगा दें ऐसे, तो क्या कोई परिवर्तन आएगा? है तो उसके समांतर क्रम में ही, है तो उसके समांतर क्रम में ही। तो यहाँ पास हमने इसको यहाँ पास ला के लगा दिया तो है तो इसके समांतर क्रम में ही। तो ठीक इसी प्रकार से इस जो कुंडली को हमने लगाया तो इस कुंडली को यहाँ से उठाकर हम ना लगा के हमने यहाँ पास ये घुमा के पूरा ऐसे लगा दिया है। तो एक दूसरे के ये समांतर क्रम में ही है इस प्रतिरोध के। बाकी इन तीनों कॉइल के श्रेणी क्रम में है, इन तीनों कॉइल के क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ धारा का मान चेंज हो गया, कम हो गया, तो इस धारे के मान को हम I2 नाम दे देंगे। धारा I1 यहाँ तक है और यहाँ से धारा I2 है। ये जो धारा स्प्रिंग से प्रवाहित होगी वो धारा I2 होगी जो निम्न वैल्यू की है, इस प्रतिरोध के कारण इसका मान घट गया है। तो यहाँ से धारा ये I2 प्रवाहित हो रही और ये I2 धारा है, इधर से धारा हमारी क्या होगी, निकल आएगी और यहाँ फाइनली हमको I2 धारा यहाँ पास मिल जाएगी। देखा हमने कि I1 धारा प्रवाहित हुई और I2 धारा हमको निकल के आ गई। तो यहाँ पास दो धारा हो गई, ठीक है, दो धारा हो गई। अब यहाँ पास हमने एक चीज़ समझते हैं कि जो एयर कुंडली है इसका क्या मतलब हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पास एक लोहे को ले लिया, मान लेते हैं एक लोहे को हमने यहाँ पास ले लिया और इस लोहे के टुकड़े के ऊपर हमने क्या किया कि कॉइल को हमने लपेट दिया। तो इस लोहे के टुकड़े को हमने कॉइल को लपेट दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोह के टुकड़े के ऊपर लपेटा तो लोह कोर कॉइल बोलेंगे, लोह कोर कुंडली बोलेंगे, आयरन कोर कुंडली बोलेंगे। तो यह आयरन की कोर पर है इसलिए इसको आयरन कोर कुंडली बोलेंगे। इस लोह के टुकड़े को हमने निकाल दिया। तो ये जो हम यहाँ पास कॉइल को यहाँ पास देखेंगे कॉइल, तो हमारी कॉइल कैसे बची, कुछ इस प्रकार से कॉइल बची। तो इसको हम लोह के टुकड़े को निकाल दिए तो अब इसके चारों ओर क्या है, एयर है, तो इसको फिर हम एयर कोर कॉइल बोलेंगे। तो ये जो पूरी हमारी कॉइल लगी है तो एयर कोर कॉइल है, इसके चारों ओर एयर है इसलिए इसको हम एयर कोर कॉइल बोले हैं, ना कि आयरन कोर कॉइल बोले हैं। ठीक है, तो यह एयर कोर कॉइल हो गया। अब जो एयर कोर कॉइल होता है ना, तो इसके वजह से कुछ हमारे फ़ायदे हैं और कुछ हमारे घाटे हैं, वो उसको हम लास्ट में फ़ायदे और घाटे में देखते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, वो डिफ्लेक्टिंग टार्क इसमें कैसे उत्पन्न होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क आपको पता है कि वो करंट के क्या होता है, करंट के परिमाण पर निर्भर करता है। तो जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है अनुपाती होती है करंट के। तो यहाँ पास करंट दो है, एक I है एक I2 है, I1 है एक I2 है। और यह कुंडली जो रखी होती है तो इसकी कुज्जा वैल्यू यानी कॉस थीटा
के ऊपर डिपेंड रहता है। यदि कास थीटा का मान किसी कंडीशन में 1 हो गया तो फिर यह जो कास थीटा का मान जब 1 हो जाएगा तो ये धारा का मान जो है तो उस कुंडली में एक समान हो जाएगा। जो अभी I1 और I2 है वो धारा का मान I1 और I2 से हटकर एक समान हो जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू के हो जाएगा। कब? जब इस कास थीटा का मान 1 होगा जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ये बचेगी हमारा धारा। जब एक समान हो जाएगी तो वो बचेगी, 2 धारा बचेगी। तो वो 2 धारा जो बचने वाली है वो हमारी डिफ्लेक्टिंग टार्क के अनुपाती होगी और I का गुणा क्या होता है? I² होता है। तो जो इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो अनुपाती हो जाएगी I² के, डिफ्लेक्टिंग टार्क I² के अनुपाती हो जाएगी। और मैंने बताया था कि जब डिफ्लेक्टिंग टार्क यदि उसके प्रोपोर्शनल है, वर्ग है, तो फिर वहाँ पास जो इसका पैमाना होगा वह पैमाना यहाँ पास होगा क्या? पैमाना फिर हमारा यहाँ पास जो एक समान रहता है, सम्मित रहता है, वो एक समान यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। वह पैमाना हमारा नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा जब इसके वर्ग में लग जाएगा या फिर बटे में हो जाएगा। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे अनुपाती है, तो फिर उसका यूनिफॉर्म रहेगा, सम्मित रहेगा, समान रहेगा। लेकिन नहीं है तो फिर उसको क्या होगा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसका जो पैमाना है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा इसका पैमाना। ठीक है। अब इसमें कंट्रोलिंग टार्क के लिए हमने कंट्रोल स्प्रिंग यूज किया है। तो कंट्रोलिंग टार्क डिपेंड करता है थीटा के। जब कंट्रोलिंग टार्क हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर होता है तब हमारी सुई क्या होती है? स्थिर हो जाती है। उस कंडीशन में सुई क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। उस कंडीशन में सुई स्थिर हो जाएगी। और जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डिपेंड करेगा I² पर। किस पर डिपेंड करेगा? I² पर। जब ये कंट्रोल C और कंट्रोल D बराबर हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, तो फिर I² के ऊपर निर्भर करेगा ये थीटा का मान। तो यहाँ पास I² के ऊपर निर्भर करेगा इस डिफ्लेक्टिंग टार्क का मान। तो लेकिन इसके हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पास हम इसका निकालते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हमने एयर कोर को हमने यूज किया है। तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो I1 I2 cos थीटा के अनुपाती होगा, cos थीटा के अनुपाती होगा। लेकिन यहाँ पास हमने कॉइल को यूज किया है तो इन कॉइल के मध्य में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो इन कॉइल के मध्य में जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो वो परिवर्तन जैसे होगा, म्यूचुअल इंडक्शन जैसे थीटा का मान क्या होता है? परिवर्तित होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी परिवर्तित होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन परिवर्तित होगा। तो यहाँ पास म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या है? M क्या है? तो M है विक्षेपण, जो कोण जो थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है? विक्षेपण, विक्षेपण कोण के साथ। M क्या है? यहाँ पास M है अन्योन प्रेरकत्व। तो म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरकत्व। तो विक्षेपण कोण के साथ अन्योन प्रेरकत्व में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पास dm/d थीटा जो है तो विक्षेपण कोण के साथ अन्योन प्रेरकत्व में परिवर्तन की दर को यह बताता है। तो ये चीज़ यह बताता है। तो फिर उसके यहाँ पास cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ फिर इसमें निकल के आएगी जो आपका TD बराबर TC होता है। तो ये मतलब जो m/dt है वो अन्योन प्रेरकत्व को यहाँ पास बताता है, इससे ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसमें यह चीज़ यहाँ लागू होती है। आपको इसमें अब याद जो रखना है तो उस चीज़ को अब आपको हम बताते हैं कि याद इसमें क्या रखना है। तो उससे पहले हम इसके लाभ और हानि को सुन लेते हैं, फिर इसमें हमको याद क्या रखना है उस चीज़ को हम बताते हैं। इसमें हमको लाभ क्या होता है? लाभ, एडवांटेज। तो सबसे पहले यह हमारे लिए सबसे फ़ायदे की बात है, इसको हम AC और DC दोनों सप्लाई में यूज कर सकते हैं। सही बात है। इसका जो कैलिब्रेशन है वो भी AC और DC सप्लाई के लिए चेंज नहीं करना पड़ता है। तो
वाइब्रेशन नहीं करना पड़ता, यानी सेम रहता है। ये भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। इसमें एयर कोर कॉइल हमने यूज किया है, तो क्या इसमें हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास कोई लोहा नहीं है। तो एयर कोर कॉइल में हमारा हिस्टैरिसीस और ईडी कोई लॉसेस नहीं होती। ईडी एंड हिस्टैरिसीस, ईडी एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस यहाँ पास नहीं होगा। ये हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसमें जो दूसरा फ़ायदा होता है, तो आपका यहाँ पास दूसरा फ़ायदा जो होगा तो ये होगा कि यह आरएमएस वैल्यू को, वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होती है उसी के मान को यह मेजर करता है। तो हमारे घरों में जो वैल्यू आती है वो कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू में होता है, तो उसी वैल्यू को यह मेजर करेगा। इसका भी यह एक फ़ायदा है। तो आरएमएस वैल्यू को यह मेजर करता है, ये हमारा फ़ायदा हो गया। इसमें जो हानि होती है, तो वो हानि क्या होती है? तो इसमें हानि भी होगी, चूँकि इसमें हमने जो एयर कोर कॉइल का यूज़ किया है, इसके वजह से इसमें जो चुंबक की मजबूती है, सामर्थ्य है, वो चुंबक की सामर्थ्य कम होगी। तो इसमें चुंबक की सामर्थ्य क्या होती है? कम होती है, क्योंकि हमने यहाँ पास एयर कोर कॉइल यूज किया है। दूसरी चीज़, चुंबक की सामर्थ्य जब कम होगी, चुंबक मजबूत नहीं होगा, तो बाहर से आने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो इसको प्रभावित करेगी। तो इसको हम बोलेंगे कि क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, त्रुटि होती है। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी चुंबकीय सामर्थ्य कम होती है, चुंबकीय सामर्थ्य कम होती है। दूसरी चीज़, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरर होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरर होता है। और इसमें तीसरी चीज़ क्या है कि यह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इन इंस्ट्रूमेंट की जो सुग्राह्यता होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो भी कम होती है। तो सुग्राह्यता को मैं बताया था आपको कि इसकी जो सुग्राह्यता है, तो टॉर्क पर वेट रेशियो, तो टार्क पर वेट रेशियो यानी इसकी जो सुग्राह्यता है वो क्या होती है? इसकी सुग्राह्यता कम होती है, सुग्राह्यता कम होती है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, वो भी कम होती है। तो इसमें अब आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको रखना है याद कि जो हमने कॉइल लिया है वो एयर कोर कॉइल है। फर्स्ट बात, एसी और डीसी दोनों सप्लाई में यूज करते हैं, ये 100% मतलब इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़, इसमें एयर कोर कॉइल होगा, एसी डीसी दोनों में करते हैं। और इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो कैसा होता है? I1 और I2 कास थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात इसका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है I स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि I के अनुपाती होता है, I स्क्वायर के अनुपाती होता है। इसका स्केल होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसके वजह से क्या होता है? इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को आप याद रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बस, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पास याद रखना है, ये पूरी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जितना मैंने अभी बताया, 4-5 टॉपिक। तो ये चीज़ें पूरी आपको समझ में आई होगी। आज बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, ऐसा फील कराएं कि वो आपके साथ सुरक्षित रहे और आप अपना पढ़ाई में पूरा समय सदुपयोग करें। ओके, सो थैंक्स, बाय बाय।